हमारे विशेष कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। शख्सियत में इस बार हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो आपसे बात करते करते, आपका हाथ देखते देखते आपको आपकी एकदम सही जन्म तिथि, माह, साल बता देते हैं। यही नहीं, एकदम सही समय, जन्म का समय बता देते हैं। जी हाँ, हमारे साथ हैं जाने माने ज्योतिषी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनकी पहचान है, डॉक्टर कैप्टन लेखराज शर्मा। डॉक्टर साहब जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आप देश विदेश बहुत घूमे हैं जी, और एक विशेष कला आपके पास है। शायद बिना जन्मपत्री देखे, हाथ पकड़कर, व्यक्ति से बात करके एकदम जन्म का समय आपका किसी का क्या है, किसी व्यक्ति का, वो बता देते हैं। शुरुआत करते हैं हम आपसे। जी, आपका जन्म स्थान कहाँ है, कैसे कैसे पढ़ाई हुई है, जी, ज्योतिष की तरफ आपका कैसे रुझान हुआ है, जी, ये हमारे दर्शकों को बताइएगा। वास्तव में जी मैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश का ही हूँ। जी। मंडी जिला जोगिंदरनगर के पास एक मेरा गांव है द्रुब्बल, वहाँ मैंने जन्म लिया है 1950 में जनवरी महीने में। और वही मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है, उसमें मिडिल स्कूल था। बाद में जब हमने मैट्रिक की, उसके बाद मैं अगली शिक्षा के लिए राजकीय बल्लभ महाविद्यालय मंडी में मैं गया हूँ। वहाँ से मेरी स्नातक की ज्योतिष की रुचि जो आप बोल रहे हैं, परिवार से है या? हाँ, वही मैं आपको इसकी एक छोटी सी बात बताता हूँ कि हमारा गांव द्रुब्बल जो था, वो पूरा ब्राह्मणों का और ज्योतिषियों का ही गांव रहा है। उसकी अपनी पहचान रही है। हमारे बुजुर्ग ये सारा ज्योतिषी का और कर्म कांड, यज्ञ इत्यादि करते थे। जी। तो परिवार में जब ऐसा माहौल था, तो हमारे ताए जी, हमारे गांव वाले अक्सर यजमान आया करते थे, तो उनकी कुंडली वगैरह बनाते थे। तो कई बार ज्यादा काम होते तो हम उनके पंचांग वगैरह देखते हैं, क्या बना रहे हैं, क्या राशि है, क्या है। वहां से कुछ उत्सुकता जागी और जब हम कॉलेज में गए तो उसी समय से राशियों का ज्ञान, ग्रहों का ज्ञान छोटा मोटा हम देखते रहे और बाद में यही हमारा हॉबी बन गया। और घर से सीख करके एक ऐसा समय आया कि हमें गवर्नमेंट नौकरी छोड़ करके इतनी रुचि जागृत हुई कि हमने बनारस का रुख जो है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का रुख जो है, उसको अपना लिया। पीएचडी आपने वहीं से की? हाँ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मेरा सब्जेक्ट रहा है नष्ट जातकम, बहुत पुरानी विद्या है, उसमें मैंने शोध कार्य किया था। बताइए आप कि ये जो भूमिका रही है, ये हमारी खानदानी रही हुई है। जिस प्रकार कोई आदमी ऊपर जाता है तो परिवार की या वंश की कुछ गुण उनमें आते हैं, तो शायद ये महामाई की कृपा रही होगी। आप तो सेना में चले गए फिर? हाँ, ये भी एक अजीब कहानी है। ऑनरेरी कैप्टन? जी सर, जी सर। धर्म शिक्षक? धर्म शिक्षक गया मैं, क्योंकि हमारी सेना, भारतीय सेना को देखिए, आज भी उस सेना में, भारतीय सेना में धर्म का विशेष महत्व है। मैंने 2-3 वर्ष शिक्षक का कार्य किया हिमाचल में ही, और उसके बाद जब मैंने बनारस यूनिवर्सिटी से ज्योतिष में और कर्मकांड में कुछ सीखा, तो इस सर्विस को छोड़ करके मैं 1979 में 1979 में मैं भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट में एज ए धर्म शिक्षक इनरोल हुआ। ये क्या रोल रहता है, क्या महत्व होता है सेना में धर्म शिक्षकों का? देखिए, हमारी सेना ऐसी है कि हमें परिवार से पृथक रहना पड़ता है। कभी साल में 1 या 2 बार हमें छुट्टी मिली। फौजियों को, जो हमारे सैनिक हैं, उनके लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको घर की याद ना आए तो धर्म की शिक्षा दी जाते हैं, भजन कार्यक्रम होते हैं। जब एक रिक्रूट से जब एक सैनिक बनेगा तो अपने धर्म के अनुसार जो है उसको प्रतिज्ञा लेना पड़ती, ओथ लेना पड़ती है। चाहे वो अफसर बनता है तो उन सैनिकों को सबसे पहले प्रतिज्ञा को धर्मगुरु देता है। धर्मगुरु का काम है। तो उस दौरान तो सेना का जो आपका कार्यकाल रहा, जी, तो जी, कई ऑपरेशंस में आप गए होंगे। जी, जी, जी। ऑपरेशन कारगिल, ऑपरेशन विजय जिसको कहते हैं, जी, जी, या श्रीलंका में पीस कीपिंग फोर्स में भी हमने सुना कि आप, और कहाँ? सबसे पहले
हमें मौका मिला भारतीय शांति सेना की एक टुकड़ी के रूप में सर्वप्रथम हम ट्रिंकोमाली श्रीलंका में गए हैं। उसमें एलटीटी का वहां पर मिलिटेंसी थी, तो भारतीय सेना को जाना पड़ा था। तो जो पहली टुकड़ी गई हम उसके एक पार्ट थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार में हमारे ट्रूप्स को और हमारी रेजिमेंट को बहुत मौका मिला है काम करने का, लोगों की सेवा करने का। जलंधर, बटाला, गुरदासपुर, अमृतसर और बाघा बॉर्डर में बहुत काम किया है। उसके बाद कारगिल में हम लोग अपने ट्रूप्स के साथ गए, उनको मोटिवेट करते रहे। श्रीलंका में तो आपको लगता है कि टांग में कहीं बस भी लग गया था? हाँ, ये लगा था। चलो वो तो फौजियों का काम है। यहाँ वक्त हो चला है एक ब्रेक का। डॉक्टर साहब के साथ बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा और इनसे जानेंगे इनकी महारत क्या है, वो कैसे होती है और कैसे बता पाते हैं लोगों को बिना कुछ जाने, बिना कुछ देखे ही उनके जन्म की सही तिथि, सही समय। व्यक्ति से बात करके या उसका हाथ देख के आप उसकी कुंडली बना देते हैं। नष्ट जातक विद्या है कि जब आदमी प्रश्न करता है उसका हाथ देके जन्म लग्न बनता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब जी, ये क्या विद्या है कि व्यक्ति से बात करके या उसका हाथ देख के आप उसकी कुंडली बना देते हैं? ऐसा है कि भारतीय वाङ्मय में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, भविष्य दृष्टा, और सबसे पहले भविष्य दृष्टा नारद जी हुए हैं, जिनको त्रिलोकी की खबर रहती थी। आप गोल मोल मत करिए, सीधी बात बताइए, क्या विद्या है? हाँ, वही बोल रहा हूँ। तो वो उसमें कुंडली नहीं देखते थे। या राम जी का जन्म हुआ और उन्होंने उनके लिखा है कि सब ग्रह अनुकूल थे तभी प्रभु अवतार लिए हैं, रामायण में आता है। ये नष्ट जातक विद्या है कि जब आदमी प्रश्न करता है उसका हाथ देके जन्म लग्न बनता है, ग्रहों की स्थिति क्या है, जैसे बच्चा जन्म लेता है उसके मुताबिक प्रश्न कुंडली बनती है। और ब्राह्मण ने, आर्यभट्ट ने गणित में लिखा हुआ कि इस लगन में इतनी कला में इतनी डिग्री पर सूर्य होगा, ये होगा, तब ये महीना होगा। क्योंकि ये जो हमारे महीने हैं जनवरी फरवरी, ये तो बाद की देन है। हमारा तो चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ ऐसे जाता था। चलिए मान लिया कि आपने व्यक्ति का तो बता दिया, देखा कि इतने बज के इतने मिनट पे आप पैदा हुए। आप उसकी पत्नी के नाम का पहला अक्षर बता देते हैं, माता पिता के नाम का पहला अक्षर बता देते हैं और पत्नी की जन्म तिथि बता देते हैं, समय बता देते हैं। हाँ, एक बात बताऊं, आपने भृगु संहिता का नाम सुना है? सुना। भृगु संहिता लुप्त होने जा रही है। आज भी उसके कुछ पेजेस हैं। अगर व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ और लगन का पता लगे, पहले तो लगन जरूरी है ना, जन्मपत्री जरूरी है। और ज्योतिष शास्त्र में लिखा है अंधक भवती यस्य जीवितिम यस्य नास्ति स्वयं किल जन्मपत्रिका। जिसकी जन्मपत्री नहीं है उसका जीवन अंधों के समान है। आप जाएंगे, मैं इस महीने में बैसाख में पैदा हुआ हूँ, इस बार में क्या ग्रह, तो भृगु संहिता आपको जवाब देगी। ये भृगु ऋषि की देन है, हमारे ऋषि मुनियों की देन है कि आप इस मास में इस गांव, इस नाम के, इस अक्षर के नाम के गांव में पैदा हुए हैं। आपके पिता और माता का नाम का अक्षर है। ये नहीं बताएंगे पूरी तरीके से कि वो विधि क्या है, कोई बात नहीं, लोगों को उसका लाभ हो रहा है। लेकिन देश के लिए, समाज के लिए जी ज्योतिष का क्या महत्व है, इस पे आते हैं। आपने बहुत बड़ी बात की है, बहुत बड़ी बात की है। कोई भी देश धर्म की बात नहीं कर रहा, अपने जीवन के सिद्धांतों के बिना नहीं चल सकता। जीवन के सिद्धांतों में जो हमारा घरेलू परंपरा आती है, हमारे पूर्व जन्म के संस्कार आते हैं, चाहे वो इंग्लैंड है, चाहे ब्रिटेन है, चाहे वो बौद्धि है, चाहे वो इस्लाम है, कुछ भी। धर्म अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है। लेकिन चाणक्य जी को लिखो, चाणक्य नीति में, शुक्र नीति में आप देखो, उसमें कि देश के भविष्य को ठीक करने के लिए हर उस देश के बसिंदे का अपना रोल है। अगर हम अपने बच्चों को जो भारतीय ज्ञान है, जो विदेशों में चला गया है, उसकी शिक्षा शुरू में दें, तो ये वो ज्ञान है कि हमारे बच्चे बाहर जाकर के रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये सब सही है तो बहुत से लोग ज्योतिष को पाखंड मानते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि भारतवर्ष में भी आप देखिए, जो हमारे
पुराने विश्वविद्यालय थे, नालंदा ले लो, कुछ ले लो, संस्कृत विश्वविद्यालय होते थे, कितने शास्त्रियों के विद्यालय होते थे, हैं, कितने गुरुकुल होते थे, आज वो तो खत्म है। तो जब हमारी शिक्षा अ ब स ए बी सी से नहीं होगी तो हमारे जो आकर के जो ज्योतिषी आ रहे हैं वो कंप्यूटराइज्ड आ रहे हैं, उनको उतना ज्ञान नहीं है। गुरुकुल वाली शिक्षा हो तो हम एक सुसंस्कृत बच्चे पैदा कर सकते हैं। पारिश्रमिक सही है जी, लेकिन व्यापारीकरण तो ऐसा हो गया कि जिस प्रकार राष्ट्र को निर्माण करने के लिए लोगों ने अपने जीवन दिए हैं, आज अगर व्यापारीकरण इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तो हमारी राजनीति, हमारे जो सोशल नियम है, सामाजिक जो सिद्धांत है, वो सब वही बाजारी जैसे झोला छाप डॉक्टर हैं। तो जो सीख रहे उनका रोजगार चल रहा है, उन्होंने तो अपना टाइम की फीस लेनी है, पैसे लेने हैं। राजनेता तो जी ज्योतिषों के चक्कर काटते ही हैं। हमने तो सत्ता के कॉरिडोर्स में जी अब ज्योतिषियों को राजनेताओं के चक्कर काटते हुए देखा है। ऐसा क्यों होता है साहब? ऐसा कौन आदमी है जो अपने भविष्य के बारे में जानना नहीं चाहता या जानना नहीं चाहता? चाहे वो मोहम्मदन है, चाहे वो दूसरा है। पिछले दरवाजे से सब आते हैं, अभी तो अगले दरवाजे से आना शुरू हो गए हैं। वो सही है, लेकिन ज्योतिषी क्यों काट रहे हैं चक्कर? ज्योतिषी तो वही बात आ गई कि अपनी प्रशंसा के लिए और अपने रोजगार को बढ़ाने के लिए। ज्योतिष से कोई व्यक्ति अपना भविष्य कैसे संवारे, कैसे दुरुस्त करे, कैसे सही करे? जब ज्योतिष की गणना हुई है, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी सबसे पुरातन विद्या है। विज्ञान बाद में बना है, शास्त्र पहले बना है। शास्त्र ने हमें बताया, हमारे वेदों ने बताया, हमारे पुराणों ने बताया सूर्य क्या है, चंद्रमा क्या है, प्लूटो नेपच्यून में आगे। अब नासा की खोज आपने कि सूर्य तक लोग गए और सूर्य से एक आवाज सुनाई देगी, ओम, वो सूर्य की आवाज है। तो जब हम लगन निकालते हैं, 12 राशियां हैं, पृथ्वी से चंद्रमा कितनी दूर है, आज चंद्रमा में लोग पहुंच गए। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में बात आई है कि चंद्रमा 102 दिन एक राशि में रहता है, सूर्य एक महीना रहता है। ये गणना तो हमारे ऋषियों मनीषियों ने लाखों वर्ष पहले कर दी थी। साहब वो जो गणना की हुई है, उस गणना के अनुसार उन्होंने बना दिया, पहला घंटा है, दूसरा घंटा है, तीसरा घंटा है, इस नक्षत्र में बच्चा पैदा, उसके लक्षण होंगे, उसके लिए एक कारोबार शुभ होंगे। उनकी खोज रही है और उस खोज के बाद अगर बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, अगर उसका +2 में जा रहा है, उसका अगला कैरियर करना है, तो वो तो लगन बताएगा। व्यापारीकरण इतना बढ़ गया डॉक्टर साहब, एक ज्योतिषी कहता है ये नग पहनिए, दूसरा कहता है ये खराब रहेगा, आपकी तो मृत्यु भी हो सकती है, ये तो नुकसान करेगा, चोट लग जाएगी, नहीं तो ये पहनी। तो ये कंफ्यूजन क्यों है? लोग भ्रमित क्यों हो रहे हैं? रत्नों का विज्ञान बहुत पुराना है। भस्मासुर का या रक्त बीज का जो वध हुआ, उसके खून से जो अंग अंग होकर उसे भिन्न भिन्न प्रकार के नाना प्रकार के रत्न गए। खट शास्त्रों में आयुर्वेद आया है, पतंजलि का योग आया है, मीमांसा दर्शन आया है, वेदांत आया है। उसमें बात आती है कि नग, कलर, रंग, इनका सब जगह पर प्रभाव पड़ता है। आप श्वेत वस्त्र पहनते हैं तो आपके मन में लगा इसमें दाग ना लग जाए, तो आदमी सोचता रहता है। मैं तो कंफ्यूजन की बात कर रहा हूँ। मैं वही बात बता रहा हूँ। नग, ये जो ज्योतिषी लोग बताते हैं, कुछ तो ऐसे ही बता देंगे। जैसे सुना है पन्ना जो है प्रोस्पेरिटी के लिए है, बृहस्पति का गुरु है, तो शिक्षा के लिए है। जिस प्रकार आप टीवी में राशि फल बताते हैं, अब राशि असली क्या है वो पता नहीं होता, तो उसी प्रकार ये अलग अलग बताते हैं। लेकिन इसका क्या सिद्धांत है? लगन का स्वामी जो होगा उसका रत्न पहनिए, दशा का स्वामी जो होगा, चलिए लगन का स्वामी उसका रत्न पहनिए। हम रुकते हैं एक छोटे से और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं और डॉक्टर साहब से बातचीत जारी रहेगी। ग्रहों की चाल जी व्यक्ति के जीवन को कितना प्रभावित करती है? बहुत प्रभावित करेगी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। डॉक्टर साहब, लोगों की जिज्ञासा रहती है जी, किसी दंपति के ट्विन्स होते हैं, जुड़वा बच्चे होते हैं, तो क्या उनकी राशि अलग अलग होती है? राशि तो एक ही होगी और लगन अलग अलग होंगे क्या? लगन भी एक ही होगा। अगर उनमें 10-15, मान लो, हाँ एक बात हो सकती है, एक बच्चा 12:05 में पैदा हुआ, दूसरा बच्चा 12:10 में पैदा हुआ, और बीच में लगन जो है
एक खत्म हो गया दूसरा लगा, तब तो उनके राशि एक होगी, लगन अलग अलग होगा। वैसे अमूमन थोड़ा क्या होता है कि राशि भी वही रहती है और लगन भी वही रहता है लगभग जुड़ुआ में। तो उनके भाग्य की गणना कैसे करते हैं फिर आप? कैसे कुंडली बनाते हैं अलग अलग? उनका भाग्य अलग अलग कैसे होता है? हाँ, इसमें भी नाड़ी ज्योतिष में एक बात आती है कि एक लगन 1.5 घंटे का है और उसमें देखा जाएगा कि लगन की डिग्री क्या आ रही है, अंश क्या आ रहा है। अंश में फर्क पड़ेगा तो भाग्य में भी फर्क पड़ेगा, लेकिन कुंडली एक होगी उनकी, ग्रह एक होगा उनका, जन्मपत्री एक होगी गणना उनकी। अलग अलग कैसे करेंगे? गणना प्रश्न ये है। जो टाइम में 5 मिनट का जो फर्क पड़ेगा उसमें फर्क पा जाएगा, लेकिन उनकी कुंडली एक होगी। अगर उनके हाथ को देखा जाए, जो आप हाथ की बात कर रहे हैं, तो हाथ के चिन्ह, उनकी हाथ की रेखा है, मस्तिष्क रेखा, दूसरी रेखा ज्योतिष की कई विधाएं हो गई जी। हस्त रेखा का करते हैं जी, वो शास्त्र है, समुद्रिक ज्ञान वाला है, सामुद्रिक शास्त्र है, पक्षी शास्त्र है जी जी जी, न्यूमरोलॉजी है जी जी। तो क्या फिर उनमें अलग अलग करके देखते हैं कि कैसे करेंगे? सटीक टिप्पणी कैसे करेंगे आप? टिप्पणी या भविष्यवाणी कैसे करेंगे? नहीं, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। लगन जो है, लगने न्यूम देहाचारो, आदमी का लगन क्या है, उसका देह क्या होगा, उसका शरीर कैसा होगा, उसके विचार कैसे होंगे, ये लगन बता देगा। पामिस्ट्री जो है, पाम विल शो द नेचर एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द मैन, वेरी करेक्ट। उनका लगन एक है, उनकी एक राशि लग है, जो उनकी डिग्री आएगी। अगर हम उनके हाथ से उनकी रेखाओं को जब ध्यान देंगे तो संसार में जितने व्यक्ति हैं, पूरे संसार में अरबों खरबों करोड़ों जितने भी हैं, उन सब की रेखाएं अलग अलग होगी। तो उससे जो भविष्य दृष्टा होता है, हस्तरेखा विज्ञानी होता है, वो देख लेता है इस भाई जुड़े हुए बच्चे की लाइनें अलग हैं, उसकी लाइनें अलग हैं, तो वो जो प्रेडिक्शन दी जाएगी फलदेश वो अलग अलग हो जाए। तो मेरा कहने का मतलब है, एक महानगर में एक समय में 5 बच्चे पैदा हो सकते हैं, उनका अलग अलग होगा, तो उसको नाड़ी ज्योतिष एक संज्ञा देती है कि नाड़ी के मुताबिक अंश में, डिग्री में छोटे छोटे फर्क पड़ते हैं, उससे सब कुछ चेंज हो जाता है, उसमें परिवर्तन आ जाएगा, समय में परिवर्तन हो जाएगा। डॉक्टर साहब, ये पक्षी शास्त्र क्या है? भाषा तो सबकी है, पशु बोलता है, पक्षी भी बोलता है, उनके इशारे हैं, समझने के इशारे हैं। पक्षी शास्त्र अगर हम शास्त्रों में विचार करें, रामायण में जाएं, कहीं जाएं, तो उसमें शकुन अपशकुन के शब्द आते हैं। सूर्य ग्रहण लग रहा है, मान लो सूर्य ग्रहण का आपको पता नहीं है, किसी को पता नहीं है, सूर्य ग्रहण ज्योतिष शास्त्र में पहले आया है, वैज्ञानिकों ने बाद में बात की है। तो उसमें ज्ञान तो सब में है, जान सब में है। कोई भी जीव जंतु है, बुद्धि तो है, मनुष्य की बुद्धि जो है वो अलौकिक है, और जानवरों की बुद्धि जो क्रियात्मक है, प्रैक्टिकल है। गाय को एक खूंटे से बांधेंगे वहीं बांधेंगे, वहीं जाएगी वो अपने में, सारा चरा घास से चर करके। पक्षी शास्त्र पक्षियों को भी, हर जीव के अंदर परमात्मा है, परमात्मा ने अपने अंश दिए हुए हैं, और परमात्मा की बोली वो बोलते हैं, उससे ज्योतिषीय अनुमान लग जाता है। उससे ज्योतिषी गणना हो सकती है? उसे गणना नहीं होगी। फिर क्या होगा? उससे ये पता लगेगा, जैसे सूर्य ग्रहण लगे, सब पशु पक्षी चुप हो जाएंगे, वो चहचहाना बंद कर देंगे, तो समझो सूर्य ग्रहण है। पक्षी शास्त्र क्या है, कौवा आकर के किसकी दिल्ली में बैठता ऊपर आता है, कहाँ कहाँ करने लगता है, तो इसके बारे ऋषि मुनियों ने इकट्ठा किया है, शोध किया है कि काक पृष्ठा, ज्योतिष शास्त्र में इसको पक्षी शास्त्र नहीं, काक पृष्ठा, कि काक कौवा क्या बोल रहा है। ग्रहों की चाल जी व्यक्ति के जीवन को कितना प्रभावित करती है? बहुत प्रभावित करेगी। ग्रह प्रछंति राज्य, ग्रह हरंती राज्य। जब ग्रह आएगा, अच्छी सीमा में आएगा तो अच्छा फल देगा, और बुरे क्षण में, बुरी डिग्री में आएगा तो बुरा फल देगा। डॉक्टर साहब, क्या कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है? इसके साथ साथ यह भी बहुत से लोग कहते हैं कि उनके नसीब में नहीं था, उनके भाग्य में नहीं था, भाग्य को कोसते हैं, उसको दोष देते हैं। आपका क्या कहना है? हमारे ग्रंथों में एक श्लोक है, ललाट पटे लिखित भाग्य षष्ठी दिवसे चंद्र। जब बच्चे का जन्म होता है तो विधाता या विधि माता जन्म के षष्ठी दिवसे, 6ठे दिन जो है, तो माथे में सब कुछ लिख देता है। जो लिख दिया भाग्य, वो तो लिख दिया, वो कैसे बदला जाएगा? भाग्य तो बदला नहीं जा सकता किसी का। लेकिन कर्म के मेहनत करने के बाद, कर्म के सिद्धांत के द्वारा, कर्मों के द्वारा अगर भाग्य बुरा है, कोई आदमी अपने बदनसीब बोलता है, तो जब उसके कर्म अच्छे हो जाएंगे तो भाग्य नगण्य भी है या छोटा भी है, तो कर्म के द्वारा उस भाग्य के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन भाग्य बदला नहीं जा सकता।
भाग्य को बदलने सिर्फ के लिए ज्योतिषी उपचार क्यों करते हैं? पंडित बताते हैं, इतनी लंबी लिस्ट दे देते हैं, ये करिए, ये नग पहनिए, वो करिए, फिर वो क्यों करते हैं? फिर सब धर्मों में है। अगर हम इस्लाम में देखें तो जिगार तो देना पड़ेगा, क्रिश्चियनिटी में देखें तो दान देना पड़ेगा, दान का अपना महत्व है। इतिहास कहता है कि कर्म बदला गया है। हाँ सुनिए, धर्म ने कर्म से भाग्य बदला गया है। हाँ, कर्म से भाग्य बदला जाता है, भाग्य अपने आप बदला नहीं जा सकता, कर्म से बदला। वाह, वो ललाट पटेल लिखित हुआ, कर्म से बदला जाएगा। ये जो आप उपाय की बात बता रहे हैं, इसके बारे में आप क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, बहुत से लोग महंगे उपाय नहीं कर सकते, महंगे नग नहीं पहन सकते, ज्यादा दान दक्षिणा नहीं दे सकते, उनके लिए क्या उपचार है? उनके लिए देखिए ऐसा है, सबसे पहला श्रद्धा सबसे बड़ी चीज है, विश्वास सबसे बड़ी चीज है। अगर हम सूर्य के लिए सोने की बात आती है कि सोने का और माणिक उसमें पहना जाए सूर्य की दशा में, या सूर्य का बुरा प्रभाव है तो उसके लिए गरीब आदमी, आम आदमी के लिए भी उपचार हैं क्या? हाँ, वो सूर्य को जल दे, प्रतिदिन सूर्य नमा, वो गेहूं का दान करें, चाहे एक मुट्ठी भर दे दें। कुछ चीजें खाने से भी हो जाता है? खाने से नहीं होगा, पूजा से होगा। खाने से कोई नहीं होगा, दान से होगा, दान से। खाने से कोई नहीं होगा। हाँ, वो तांबे का एक अंगूठी छला पहन सकते हैं, सोना नहीं पहन सकते। या शनि के लिए जो नीलम ना पहने, सोना ना पहने, वो लोहे का एक कड़ा तो पहन सकता है, लोहे का एक रिंग तो पहन सकता है। और आप बोलेंगे लोहे का, इसके हर चीज का अपना पहनावा है। अब एक चीज और बताइए, बहुत से चैनल्स पर क्या होता है, एक चैनल कहता है कि इस राशि में आज बहुत अच्छा होगा जी, और दूसरा चैनल कहता है उसी दिन उसी समय कि आज बहुत बुरा होगा। ये क्या है? आदमी कहाँ जाए? नहीं तो साइंस में क्या है, आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे, अच्छा डॉक्टर है, वो डायग्नोज करके अपनी अलग दवाइयां लिखेगा। आप दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, वो अलग की दवाइयां लिखेगा। वो तो उसका अपना नॉलेज है कि वो उस चीज को, अगर वो एरिस है, मेष राशि, उसको कैसे प्रिडिक्ट कर रहा है उस दिन के लिए, तो अलग अलग चैनलों का अलग अलग होगा। फिर सही क्या है, हम कैसे माने? बात तो सही एक ही होगी ना। हाँ हाँ, सूरज जो है वो पूर्व से निकलता है, जी कहता है पश्चिम से, ऐसा हो सकता है? पूर्व से निकलता है मतलब पूर्व से निकलता है जी। तो तथ्य क्या है, सत्य क्या है? तथ्य ये है कि असली बात तो पता तब लगेगा जो, ये तो मेन चीज है। जैसे हम अपने देश की बात कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए कि वर्षा के योग हैं, तो वर्षा के योग हिमाचल में हो गए, हो सकता है राजस्थान में ना हो। उसी प्रकार राशि तो है क्या, राशि तो नहीं बदली जा सकती, पर जो राशि के बारे में प्रिडिक्ट करना चाहते हैं उनके अपने अलग अलग मत होंगे। इसलिए अलग अलग चैनलों में एक विद्वान तो बोलेगा नहीं, 100 विद्वान बोलेंगे, 50 विद्वान अपने अपने ढंग से प्रिडिक्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने ईटीवी के साथ खास बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में यह भी कि ज्योतिषीय उपचारों से लोगों को राहत मिले, आम आदमी का भाग्य अच्छा हो, वो आगे बढ़े, और ज्योतिष से लोग, देश, समाज लाभान्वित हो, और व्यापारीकरण बंद हो, और पारिश्रमिक तो मैं कह ही रहा हूं, वो तो मिलना चाहिए सबको, ये भी हो। आपको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं ईटीवी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस भारतीय पुरातन संस्कृति को कायम रखने के लिए मुझ जैसे एक छोटे से आदमी को बुलाया है। मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूं। मैं चाहता हूं इससे लोग फायदा लें, और ज्योतिष इदम प्रसूति तम ज्योतिषा, अपना मार्गदर्शन ज्योतिष ही करा सकता, बाकी कुछ नहीं करा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस मुलाकात में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। आप देखते रहिए ईटीवी न्यूज।